टॉर्क इक्वेशन इन डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। इस लेक्चर में हम डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क का इक्वेशन ड्राइव करेंगे। इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, टॉर्क इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे, जैसा कि हमने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में किया था। यानी कि टोटल एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू करेंगे हम कि कितना एनर्जी स्टोर हुआ और कितना वर्क डन हुआ। यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहता है कि टोटल एनर्जी जो है वो आपका कंजर्व रहता है, यानी जितना एनर्जी हमने सप्लाई किया उसमें से कुछ एनर्जी का वर्क डन हुआ और कुछ एनर्जी स्टोर हुई, तो टोटल एनर्जी सप्लाइड एनर्जी इक्वल होना चाहिए स्टोर एनर्जी प्लस वर्क डन के। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क का इक्वेशन डराइव करेंगे। द इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्विवेलेंट सर्किट शोन। यानी डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का इक्विवेलेंट सर्किट हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपका इसमें दो कॉइल हैं L1 और L2। तो कॉइल 1 आपको फिक्स कॉइल को मान लिया कि रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कॉइल L2 है ये आपको मूविंग कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉइल 1 के थ्रू मान लिया जाए कि करंट I1 फ्लो हो रहा है, और जो कॉइल 2 है उसके थ्रू करंट I2 फ्लो हो रहा है। और I1 करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो फ्लक्स आपका L2 कॉइल के साथ भी लिंक करेगा, और I2 के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वह फ्लक्स आपका कॉइल 1 के साथ भी लिंक करेगा। तो इस कपलिंग को, यानी कि अगर कॉइल 1 का फ्लक्स कॉइल 2 के साथ लिंक करता है और कॉइल 2 का फ्लक्स कॉइल 1 के साथ लिंक करता है, तो इसको म्यूचुअल कपलिंग कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कॉइल 1 का जो फ्लक्स है ये कॉइल 2 के साथ लिंक करता है, तो कॉइल 1 के फ्लक्स के कारण यानी I1 करंट के कारण भी इसमें आपका वोल्टेज कॉइल 2 में वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, और जो करंट कॉइल 2 में फ्लो हो रहा है तो इसके कारण जो फ्लक्स आपका कॉइल 1 में लिंक करेगा, तो इसके कारण भी, इस करंट के कारण I2 के कारण भी आपका फर्स्ट कॉइल में EMF इंड्यूस्ड होगा। तो द फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 1 के साथ जो फ्लक्स लिंक करेगा वो टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो कॉइल 1 के साथ जो फ्लक्स लिंक करेगा, तो एक तो कॉइल 1 के साथ जो फ्लक्स लिंक करेगा वो आपका I1 करंट के कारण होगा, जो कि कॉइल 1 में ही फ्लो कर रहा है। तो I1 करंट के कारण जो फ्लक्स होगा वो L1 इंटू I1, और जो आपका करंट I2 के कारण जो फ्लक्स कॉइल 1 में लिंक करेगा, तो उस फ्लक्स का एक्सप्रेशन M इंटू I2, जहाँ M जो है वो कोफिशिएंट है, इसको म्यूचुअल कपलिंग कहते हैं। तो आपको टोटल फ्लक्स कॉइल 1 के साथ जो लिंक करेगा वो आपको हो जाएगा L1 I1 प्लस M इंटू I2। ठीक उसी प्रकार से कॉइल 2 का जो टोटल फ्लक्स होगा, जिसको हम Φ2 से कह रहे हैं, तो कॉइल 2 का टोटल फ्लक्स आपका कॉइल 2 में जो करंट फ्लो हो रहा है यानी I2 उसके कारण भी होगा, और कॉइल 1 में जो करंट फ्लो हो रहा है I1 उसके कारण भी होगा। तो कॉइल 2 में जो करंट फ्लो हो रहा है तो I2 के कारण आपका जो फ्लक्स होगा वो आपको L2 इंटू I2, और प्लस कॉइल 1 के कारण, कॉइल 1 में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण जो फ्लक्स होगा वो M इंटू I1। और हम जानते हैं कि EMF इक्वल टू होता है d∅dt। तो आपका जो E1 है वो आपका d∅1/dt करके निकलेगा, और E2 इक्वल टू हो जाएगा d∅2/dt। E2 जो है आपका कॉइल 2 के अक्रॉस का वोल्टेज है, EMF है, और E1 जो है ये आपका कॉइल 1 के अक्रॉस का वोल्टेज है। तो इस प्रकार से टोटल एनर्जी जो इनपुट हुआ उसका अगर हम एक्सप्रेशन लिखना चाहें, तो एनर्जी टोटल आपको जो हुआ वो आपको वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम से एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव होता है। तो कॉइल 1 में जो आपका एनर्जी सप्लाई दिया गया वो E1 इंटू I1 इंटू dt, और कॉइल 2 में जो एनर्जी सप्लाई की गई वो E2 I2 इंटू dt। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी जो इनपुट हमने प्रोवाइड किया वो हमें मिला। और यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, E1 का वैल्यू पुट करेंगे
तो डी टी आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको बचेगा I1 इंटू डी फाई 1। उसी प्रकार से यहाँ पे I2 का वैल्यू E2 का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा I2 इंटू डी फाई 2। उसके बाद हम फाई 1 का एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करेंगे और फाई 2 का एक्सप्रेशन भी पुट करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन ये मिलेगा I1 डी L1 I1 प्लस M I2 और प्लस I2 डी L2 I2 प्लस M I1। और इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये डिफ्रेंशिएशन है आपका, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, ये आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन मिलेगा। यानी कि यही आपका टोटल एनर्जी इनपुट, जितना भी एनर्जी इनपुट दिया हमने, सप्लाई दिया, उसका एक्सप्रेशन निकलेगा। इसको हमने इक्वेशन 1 माना। अब हम लोग निकालेंगे कि एनर्जी कितना स्टोर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में कितना एनर्जी स्टोर हुआ। जो आपका इंडक्टेंस है तो आपका इंडक्टेंस L1 के कारण, L2 के कारण और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M, इसके कारण कितना एनर्जी स्टोर हुआ। तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है हाफ L/I², जहाँ L जो है वो इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस L के कारण जो एनर्जी स्टोर होगा वो हाफ L1I² और प्लस हाफ L2I² L2 के कारण, और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो उसके कारण जो आपका एनर्जी स्टोर होगा, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कारण के कारण होता है, I1 के कारण और I2 के कारण। तो इसका एक्सप्रेशन होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो एनर्जी स्टोर होगा वो I1 इंटू I2 और इंटू M। तो ये आपका टोटल एनर्जी जो स्टोर हुआ मैग्नेटिक फील्ड में उसका एक्सप्रेशन हुआ। तो हम लोग ये देखेंगे कि कितना चेंज इन स्टोर एनर्जी में कितना चेंज हुआ। तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो स्टोर एनर्जी हो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट जब आप करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये आपको मिलेगा। इसको इक्वेशन 2 माना। अब हम लोग एनर्जी का कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, यानी फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड प्लस मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब है कि जो वर्क डन हुआ, तो जितना भी एनर्जी इनपुट दिए वो एनर्जी स्टोर एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम मैकेनिकल एनर्जी निकालना चाहें तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू हमको मिलेगा एनर्जी इनपुट माइनस स्टोर एनर्जी। और फिर जो इक्वेशन 2 था और इक्वेशन 1 था, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मैकेनिकल एनर्जी पता चलेगा, या सिंपली आप पिछला लास्ट एक्सप्रेशन में उसको में आप पुट करेंगे, तो दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको मैकेनिकल एनर्जी पता चलेगा। और आपको उसको सॉल्व करने के बाद आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो आपको मैकेनिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलेगा हाफ I1² DL1 प्लस हाफ I2² DL2 प्लस I1 I2 इंटू DM। ये आपका मैकेनिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिला, यानी कि वर्क डन का एक्सप्रेशन मिला। उसके बाद द सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 आर कांस्टेंट। जो सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और L2 है ये कांस्टेंट हैं, तो इसलिए DL1 और DL2 इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज नहीं करेंगे, इसको कांस्टेंट रखा जाता है। तो DL1 और DL2 इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आपको जो मैकेनिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको सिर्फ बचा I1 I2 इंटू DM। अब अगर हम मान लें कि जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है मूविंग कॉइल में, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इंस्टेंटेनियस टॉर्क, जिसको TI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, TI आपका इंस्टेंटेनियस टॉर्क अगर है, और डी थीटा जो है ये आपका डिफ्लेक्शन में चेंज है, चेंज इन डिफ्लेक्शन। तो जो मैकेनिकल वर्क डन होगा वो आपका मैकेनिकल एनर्जी है और जो मैकेनिकल वर्क डन होगा दोनों इक्वल होगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी के कारण ही वर्क डन होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग पता कर लिए थे, अभी निकाले थे। और मैकेनिकल वर्क डन जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि TI इंटू डी थीटा, यानी इंस्टेंटेनियस टॉर्क, इसमें हम इंस्टेंटेनियस टॉर्क लिखेंगे और डी थीटा, इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें मैकेनिकल वर्क डन पता चलेगा। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है और जो मैकेनिकल वर्क डन का है दोनों इक्वल होंगे। तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो था आपका I1 I2 इंटू DM, और जो आपका वर्क डन होगा पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के कारण तो वो TI इंटू डी थीटा। तो यहाँ से TI इक्वल टू हम लिखेंगे तो हो जाएगा I1 इंटू I2 इंटू DM बाई डी थीटा।
तो ये आपका जो एक्सप्रेशन मिला ये आपका इंस्टेंटेनियस टॉर्क का एक्सप्रेशन मिला। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क होंगे उसका एक्सप्रेशन होगा I1 I2 इंटू dm by d थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब अगर इंस्ट्रूमेंट जो आपका डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है ये डीसी और एसी दोनों पे वर्क करते हैं, तो अगर ये डीसी पे ऑपरेट कर रहे हैं यानी कि डीसी ऑपरेशन के लिए, तो डीसी ऑपरेशन के लिए जो करंट है वो आपका मान लेते हैं कि जो फिक्स्ड कॉइल में जो करंट है वो I1 है, कैपिटल I1 है, और जो मूविंग कॉइल में करंट है वो कैपिटल I2 है। तो अभी जो एक्सप्रेशन लाए थे हम उसमें I1 और I2 के जगह पे हम जो डीसी करंट वाला करंट होगा वो I1 इंटू कैपिटल I2 पुट करेंगे, तो आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इक्वेशन हो गया कि कैपिटल I1 कैपिटल I2 इंटू dm बाई डी थीटा। इसके बाद हम जानते हैं कि कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है, और जो स्प्रिंग के द्वारा जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा उसका एक्सप्रेशन होता है K इंटू थीटा। और स्टेडी स्टेट पोजीशन में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा और जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा दोनों इक्वल होता है, तो दोनों को हम इक्वेट करेंगे। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के जगह पे हमने I1 I2 इंटू dm बाई डी थीटा, और कंट्रोलिंग टॉर्क के जगह पे K इंटू थीटा पुट करेंगे, और यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि डिफ्लेक्शन का एक्सप्रेशन हमको पता चलेगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो गया I1 I2 बटा K इंटू dm बाई डी थीटा। तो ये एक्सप्रेशन आपको थीटा का एक्सप्रेशन यानी डिफ्लेक्शन का एक्सप्रेशन पता चला, यानी कि डिफ्लेक्शन जो है आपका I1 I2 और dm बाई डी थीटा पर डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ स्प्रिंग कांस्टेंट पर भी डिपेंड कर रहा है। Thus the deflection is proportional to the product of two current। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन है वो दोनों करंट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, और एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के का जो रेट ऑफ चेंज है, जिस रेट से म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज हो रहा है तो उसके भी प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लिया जाए कि आपका जो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसको एज ए आमीटर यूज किया गया है, तो एज ए आमीटर यूज करने के लिए फिक्स्ड कॉयल और मूविंग कॉयल दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में आपका I1 और I2 इक्वल हो जाएंगे। अगर I1 और I2 इक्वल है और ये मान लीजिए कि I के इक्वल है, I के बराबर है, तो हम I1 और I2 की जगह पे जब I पुट करेंगे तो आपका डिफ्लेक्शन का फार्मूला हो जाएगा I स्क्वायर बटा K इंटू dm बाई डी थीटा। तो ये आपका डिफ्लेक्शन का एक्सप्रेशन पता चला। अगर जो आपका इंस्ट्रूमेंट है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो अगर एसी पे ऑपरेट कर रहे हैं यानी फॉर एसी ऑपरेशन के लिए, तो इन एसी ऑपरेशन द टोटल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ओवर ए साइकिल इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग TI ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एसी के ऑपरेशन में आपका जो टोटल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को एक साइकिल के लिए एक टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट करने पे हमें टोटल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पता चलता है। यानी कि कोई इंस्टेंटेनियस जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है इसको जब हम एक साइकिल के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें आपको टोटल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक साइकिल के लिए हम लोग को पता चलेगा। तो एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ओवर वन साइकिल, एक साइकिल के लिए यानी एक साइकिल ये आपका एक साइकिल होता है, तो एक साइकिल में जितना एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे कि 0 से लेकर t तक यानी एक टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट करेंगे और एक टाइम पीरियड से भाग लगाएंगे, तो यह हमें एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इक्वेशन पता चलेगा, जहाँ t जो है वो एक साइकिल का टाइम पीरियड है। तो जब इंस्टेंटेनियस टॉर्क का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन पता चलेगा। तो एसी के केस में जो है वो करंट आपका साइनसॉइडल होता है। तो मान लेते हैं जो दो करंट है वो दोनों साइनसॉइडल करंट है यानी साइन का फंक्शन है, और दोनों करंट एक दूसरे से फाई एंगल से डिस्प्लेस्ड हैं। और मान लेते हैं कि I1 इजकल टू IM1 साइन ओमेगा टी, और जो दूसरा वाला करंट है उसको हमने फाई एंगल से डिस्प्लेस्ड माना, यानी कि फाई एंगल से हमने इसको डिस्प्लेस्ड माना, यानी कि फाई एंगल से ये आपका इन दोनों करंट में फाई एंगल का डिफरेंस है।
फाई एंगल से आगे पीछे है ये दोनों करंट, दोनों साइनसॉइडल करंट है, इसलिए दोनों साइन का फंक्शन हमने लिया। और IM1 और IM2 जो है उस करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के जगह पे जब हम दोनों करंट के इक्वेशन को पुट करेंगे और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन पता चलेगा IM1 इंटू IM2/2 cos फाई dm/d थीटा। इसको सॉल्व करने पे आपको ये एक्सप्रेशन पता चलेगा। और जहाँ IM1 क्या है, IM1 मैक्सिमम करंट है I1 का, और IM2 जो है वो I2 करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू है और इसको जब हम √2 से भाग लगाते हैं तो इसको RMS वैल्यू कहा जाता है। मैक्सिमम वैल्यू को जब √2 से भाग लगाएंगे तो इसको RMS वैल्यू कहा जाता है। तो ये डिनोमिनेटर में जो 2 है इसको हम 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि IM1 बटा √2 इंटू IM2/√2, और IM1/√2 को अगर हम कैपिटल I1 से डिनोट करें और IM2/√2 को अगर हम कैपिटल I2 से डिनोट करें तो हम इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं कैपिटल I1 इंटू कैपिटल I2 इंटू cos फाई इंटू dm/d थीटा, वेयर I1 एंड I2 आर RMS वैल्यूज ऑफ द टू करंट। जहाँ I1 और I2 क्या है, दोनों करंट का RMS वैल्यू है। यानी कि I1 इजिकल टू है IM1/√2 और I2 इजिकल टू है IM2/√2। और हम जानते हैं कि कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए स्प्रिंग का यूज किया जाता है, और जो कंट्रोलिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन है वो TC इजिकल टू K इंटू थीटा होता है। तो स्टेडी स्टेट पोजीशन में जो कंट्रोलिंग टॉर्क है और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम कंट्रोलिंग टॉर्क के जगह पे K इंटू थीटा पुट करेंगे और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के जगह पे I1 I2 cos फाई इंटू dm/d थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ से हम थीटा का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमें थीटा का एक्सप्रेशन मिलेगा I1 I2/K cos फाई dm/d थीटा। cos फाई जो है, cos फाई को पावर फैक्टर भी कहा जाता है, ये पावर फैक्टर है। यानी कि कहने का मतलब है कि AC पे ऑपरेट कर रहा हो हमारा इंस्ट्रूमेंट, डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जब AC पे ऑपरेट कर रहा हो और दोनों कॉइल के बीच जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो फाई हो, तो जो डिफ्लेक्शन का एक्सप्रेशन है वो आपको हो जाएगा I1 I2/K cos फाई इंटू dm/d थीटा, जहाँ K जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और M आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। Thus, the deflection is decided by the product of RMS value of the two current, cosine of the two angles and the rate of change of the mutual inductance। तो इस प्रकार से AC के केस में जब AC पे ऑपरेट करेगा डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो उस केस में जो आपका डिफ्लेक्शन है, AC के केस में जो आपका डिफ्लेक्शन है वो दोनों कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके RMS वैल्यू के प्रोडक्ट और दोनों करंट के बीच जो एंगल है उसका कॉस, यानी कि जिसको पावर फैक्टर भी कहते हैं, और जिस रेट से म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज हो रहा हो, तो इन तीनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। और इसलिए ये जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है इसका स्केल, डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि ये दो करंट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। तो इस लेक्चर में हमने डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क का इक्वेशन डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।